गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारी पिछली क्लासेस हुई थी। तो पिछली क्लासेस में जो है हमने आदिकाल के बारे में, आदिकाल के बारे में और भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में पढ़ा था। आदिकाल के अंतर्गत जो जो कवि आते हैं आपके, तो उन सारी चीजों के बारे में जो है हमने आदिकाल के अंदर पढ़ा था। और साथ ही हमने वहां पर बात करी थी भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल को जो है आपने देखा होगा कि दो भागों में जो है बांटा गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। और इसको जो है राम भक्ति काव्य धारा को भी जो है मतलब दो भागों में बांटा गया है। और ये जो कृष्ण भक्ति शाखा है तो इसे भी जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। रीति काल के अंतर्गत हमने देखा था रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं के बारे में हमने बात करी थी। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम आधुनिक काल के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले। अगर हम आधुनिक काल में आज हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आधुनिक काल को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आधुनिक काल की बात करें तो सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, वो हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से 1900 तक माना गया। अब आधुनिक काल में जो सबसे पहला युग आता है वो भारतेंदु युग आता है। आधुनिक काल में जो सबसे पहला युग आता है वो भारतेंदु युग आता है। और इसका जो समय है 1850 से 1900 तक माना गया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आधुनिक काल शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है वो भारतेंदु युग की शुरुआत हुई। तो भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 से 1900 तक। और फिर इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग के बारे में द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से 1920 कहीं कहीं पर आपको मिलेगा और कहीं कहीं पर जो है 1918 आपको देखने को मिलेगा। 1918 कहीं कहीं पर जो है देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो भारतेंदु युग है तो ये काल जो है इसके जो समय सीमा है, इसका जो टाइम पीरियड है, तो इसमें जो है काफी मतभेद है। अलग अलग तरीके से लोगों ने, अलग अलग तरीके से जो है विद्वानों ने माना है इसका समय। लेकिन इसके अगर हम समय की बात करते हैं तो भारतेंदु युग जो है वो 1850 से 1900 तक चलता है। तो ये वाला जो समय है, ये वाला जो टाइम पीरियड है वो आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर इसके बाद जो है द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से 1918 तक। और फिर इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो छायावाद युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। छायावादी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो भारतेंदु युग है तो ये जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है, भारतेंदु युग। और इसके जो कवि हैं द्विवेदी युग के, तो इसके जो कवि हैं अभी जो है हम आगे देखेंगे। इसके कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर के नाम पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। और अगला जो है यानी कि थर्ड जो है छायावादी युग की बात करें तो इसका जो समय है 1918 से 1936, 1918 से 1936 तक छायावादी युग चलता है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे काफी बार पूछा जाता है कि छायावादी युग के कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो ये चीजें जो है पूछी जाती हैं। भारतेंदु युग के कौन कवि हैं, द्विवेदी युग के कौन कवि हैं। तो अगर हम छायावादी युग की बात करें तो इसके जो प्रमुख कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा।
ये जितने भी कवि हैं इनके बारे में अभी हम जो है ऑलरेडी आगे बात करेंगे। और फिर इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिवादी कविता, प्रगतिवाद। और फिर इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। और फिर इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं नई कविता, कविता। फिर इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो सठोत्तरी कविता, सठोत्तरी कविता। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। प्रगतिवाद के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो समय है वो 1936 से 1943 तक माना जाता है। वहीं हम बात करें प्रयोगवाद की, तो प्रयोगवाद का जो समय है वो 1943 से 1951 तक माना जाता है। और नई कविता की बात करें, नई कविता के अंतर्गत जो कविताएं 1951 के बाद से जो कविताएं लिखी जाती थी, 1951 से 1960 तक की जो कविताएं लिखी गई हैं, नई कविता के अंतर्गत अभी जो ये कविताएं जो हैं नई कविता के अंतर्गत जो कविताएं आती हैं, तो इनके बारे में जो है हम आगे बात करेंगे। इनके बारे में जो है नई कविता से जो कविताएं हैं तो ये भी जो है आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसके बारे में जो हम इसके बारे में भी जो है हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो है सठोत्तरी कविता, सठोत्तरी कविता यानी कि जो कविताएं अभी जो लिखी जा रही वो जो है वो सठोत्तरी कविता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आधुनिक काल के अंतर्गत जो है हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज के जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर जो है भारतेंदु युग का नाम पड़ा। और फिर इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर इसके बाद जो है हम छायावादी के पढ़ने वाले, छायावादी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा है। और फिर इसके बाद जो है हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और सठोत्तरी कविता, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आज हम पढ़ने वाले हैं वो भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 से 1900 तक माना जाता है, 1850 से 1900 तक माना जाता है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप सभी ने पढ़ा होगा इनकी कविताएं जो हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी कई कविताएं हैं, इनके कई नाटक हैं, इनकी यहाँ पर जो है विधाएं हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु के अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये जो भारतेंदु युग है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर जो है ये भारतेंदु युग आया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में होता है। इनका जो जन्म है वो 1850 में होता है, 1850 में होता है। और इन्होंने जो लेखन कार्य किए हैं वो 1867 में किए हैं। लेखन कार्य इन्होंने जो किए हैं वो 1867 में। और इनकी मृत्यु जो है वो 1885 में हो जाती है, 1885 में हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु 1885 में हो जाती है तो ये 1900 तक इनका जो टाइम पीरियड है भारतेंदु युग का कैसे चलता है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु जो है वो 1885 में तो हो जाती है, 1885 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनका इतना प्रभाव था भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि ये जो समय है ये 1900 तक चलता है। क्योंकि भारतेंदु जो है वो भारतेंदु का महत्व जो है इनके मृत्यु के बाद भी रहता है। मतलब ये इन्होंने इतने सारे, अभी हम आगे देखेंगे, इनकी कई सारी कविताएं हैं, इनके कई सारे नाटक हैं। तो उनमें जो है हम सारी चीजें देखेंगे तो इनका जो है काफी ज्यादा प्रभाव था
तो इनके मृत्यु के बाद भी जो है भारतेंदु युग चलता रहता है। तो इसका जो समय है वो 1850 से 1900 तक चलता है भारतेंदु। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भारतेंदु युग की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 से देखिए 1900 तक जो है, 1900 तक के कालखंड को क्या कहते हैं, भारतेंदु युग कहते हैं। 1850 से जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत होती है, जो कि आज तक जो है चल रहा है। देखिए, आधुनिक युग की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है, वो 1850 से होती है। अब ये जो आधुनिक युग है, तो इसके अंतर्गत भी जो है हम कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि जैसे हम भारतेंदु युग के बारे में जो है आज जो है हम ऑलरेडी बात करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम मतलब काफी जो है इन्हें आधुनिक युग को कई सारे युगों में जो है बांटा गया है, तो उनको जो है हम आगे बात करेंगे। तो इसे जो है भारतेंदु युग की जो शुरुआत होती है, तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से होती है, भारतेंदु युग से होती है। आधुनिक युग को जो है कई उपखंडों में बांटा गया है, जैसे हमने अभी बात करी है, जिनमें से पहला युग जो है वो भारतेंदु युग है। और ये जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला युग माना जाता है, जिसका नामकरण जो है किसी रचनाकार के नाम पर, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, ये चीजें जो है आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो हम इसके नामकरण के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। अब भारतेंदु युग के अगर हम नामकरण की बात करें तो किसी युग का नाम जो है दो आधारों पर किया जाता है। कोई भी युग है, जैसे हम यहाँ पर भारतेंदु युग की बात करें तो ये जो है किसी भी युग का नामकरण जो है वो दो आधारों पर किया जाता है। पहला आधार तो ये हो सकता है कि उस युग की जो प्रमुख कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, तो उस युग का नामकरण जो है वो कविताओं, वो रचनाओं के आधार पर किया जाए, जैसे भक्ति काल या रीति काल। और दूसरा तो ये हो सकता है इस युग के नामकरण का कि इस युग का नाम जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति पर किसी ऐसे व्यक्ति पर रखा जाए जिसने इस युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग की शुरुआत, भारतेंदु युग के निर्माण में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काफी, इनकी जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये चीजें जो है समझ में आई होंगी भारतेंदु युग के नामकरण के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात करें तो दो जो है भावगत विशेषताएं हैं इसकी, मतलब दो विशेषताएं हैं, दो प्रवृत्तियां हैं भारतेंदु युग की। पहली जो है भावगत विशेषताएं, भावगत विशेषताओं के अंतर्गत जो है हम देखेंगे अंतर्विरोधों का साहित्य। इस युग में जो है अंतर्विरोधों का साहित्य कैसे चल रहा था, और फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के बारे में। देखिए, अभी तक जो है आप क्या पढ़ते आए हैं, अभी तक यानी कि रीति काल तक में जो है अभी तक जो हमने कालों के बारे में पढ़ा है, जैसे हमने आदि काल के बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने भक्ति काल के बारे में पढ़ा, रीति काल के बारे में पढ़ा। तो अभी तक के जो कवि थे, तो वो कवि जो हैं वो कहीं ना कहीं इनकी जो भाषाएं होती थी, तो इन्होंने जो है ब्रज भाषा और जो है अवधी भाषाओं में ये रचनाएं लिखते थे। लेकिन अब जो कवि हैं, यानी कि भारतेंदु युग और जो आधुनिक युग के जो कवि हैं, तो ये कवि जो हैं, ये इनकी जो भाषाएं हैं वो खड़ी बोली में जो है इनकी रचनाएं करी जाएंगी, खड़ी बोली में जो है इनकी कविताएं लिखी जाएंगी। और अभी तक जो कवि, जिन कवियों के बारे में हमने पढ़ा, तो वो कवि जो हैं उनकी जो कविताएं होती थी, उनकी जो कहानियां, वो जो कविताएं कहानियां लिखते थे, तो वो अपने आश्रयदाता राजाओं के बारे में जो है कहानियां लिखते थे। और कहीं कहीं पर जो है वीर कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो कविताएं लिखी जाएंगी, भारतेंदु युग में जो कविताएं लिखी जाएंगी, इस युग में, आधुनिक युग में जो कविताएं लिखी जाएंगी, वो श्रृंगार के ऊपर लिखी जाएंगी, राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के बारे में कविताएं लिखी जाएंगी, भक्ति भावनाओं के बारे में कविताएं लिखी जाएंगी, देश की समस्याओं के बारे में कविताएं लिखी जाएंगी, और सामाजिक समस्याओं के चित्रण के बारे में, यानी कि समाज में जो जो कुरीतियां, जो रूढ़ियां जो फैली हुई थी, जो अंधविश्वास फैले हुए थे, तो उन पर जो है ये अब कविताएं लिखी जाएंगी।
ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब ये जो भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं, तो इनमें जो है सबसे पहले हम भावगत विशेषताओं के अंतर्गत देखेंगे अंतर विरोधों का साहित्य। आखिर इस टाइम पर जो है कैसा अंतर विरोधों का साहित्य कैसा रहा है, और फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद जो है श्रृंगारिकता की चेतना के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद जो है भक्ति भावना के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद समस्या पूर्ति और सामाजिक समस्याओं के चित्रण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें अंतर विरोधों का साहित्य, अंतर विरोधों के साहित्य की अगर हम बात करते हैं, तो भारतेंदु काल की कविता जो है वो अंतर विरोधों के जो है अंतर विरोधी मूल्यों की कविता रही है। और यहाँ पर जो है ये जो है अंतर विरोधी समाज की संरचना के भीतर से ये साहित्य, ये युग जो है आया हुआ है। इस समय जो है अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के दो विरोधी मूलों का जो है मिलन हो रहा था, जिससे यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति पैदा होती है। और यहाँ पर जो है काफी विवाद की स्थिति पैदा होती है, विरोधों की स्थिति जो है यहाँ पर पैदा होती है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर जो है कई स्तरों में कविताएं व्यक्त की जाती थी, लिखी जाती थी, जैसे राजभक्ति बनाम राज विरोध, और राष्ट्रभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति बनाम राजभक्ति, भक्ति श्रृंगार बनाम सामान्य की समस्याएं, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली। देखिए इनमें जो है भारतेंदु युग की जो कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो कवि थे, तो एक तरफ जो है बात करी जाए जो पद्य की कविताएं होती थी, तो उनमें जो है भाषा को पद्य, और जो गद्य की कविताएं होती थी, तो उनमें जो है भाषा को लेकर के भी जो है काफी विवाद होता था। कुछ कवि जो है मानते हैं कि पद्य की कविताएं जो है वो ब्रज भाषा में लिखी जाए, और जो गद्य की कविताएं हैं वो खड़ी बोली में लिखी जाए। तो यहाँ पर जो है जब हम देखेंगे शिल्पगत विशेषताओं के बारे में, तो हम काव्य रूप, भाषा और छंद अलंकारों के बारे में भी बात करेंगे। तो ये रही अंतर विरोधों का साहित्य। अब जो है हम बात करने वाले हैं राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति। राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति की बात करें, तो इस काल के जो कवि हैं, तो इस युग के जो कवि हैं, वो राजभक्ति के बारे में कविताएं इनकी रहती थी, राजभक्ति के बारे में इन्होंने जो है कविताएं लिखी। तो इसमें जो है भारतीय युग के प्रारंभिक जो कवि हैं, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है राजभक्ति के भाव थे। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में ये जो कविताएं हैं, ये साम्राज्यवादी सरकार के स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके थे इस युग के जो कवि थे। तो ये कविताएं जो है राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के बारे में, जैसे अभी जो है भारत दुर्दशा, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो वहां पर आप क्या पढ़ने को, वहां पर आप क्या पढ़ेंगे, कई सारी इनकी जो कविताएं हैं उसमें जो है उन कविताओं के माध्यम से उन्होंने राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के बारे में जो है वो कविताएं लिखी हैं, और उन कविताओं के माध्यम से लोगों तक मतलब राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, तो उनमें जो है उन्होंने व्यक्त किया है। और जो समस्याएं हैं और जो समाज में जो रूढ़ियां फैली हुई हैं, जो अंधविश्वास फैली हुई हैं, तो उन कविताओं के माध्यम से जो है ये व्यंग्य करते हैं। ठीक है, तो ये चीज रही राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के बारे में। अब हम बात करते हैं श्रृंगारिकता की चेतना के बारे में। श्रृंगारिकता की चेतना की अगर हम बात करें, तो इस काल में जो है आधुनिकता की चेतना के बावजूद जो है रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह नहीं गया था। अतः हम यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है देखते हैं शुद्ध श्रृंगार के दर्शन जो है भारतेंदु युग की कविताओं में होते हैं। जैसे एक कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रिय प्यारे तिहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कहीं कहीं पर जो है ये श्रृंगार भक्ति के साथ साथ जो है ये भक्ति व श्रृंगार का समन्वय हुआ है। और इनके एक और कविता है, जय जय हरि राधा रसकेली, तरन तरुजा तट एकांत पे बाहु बाहु पे मेली। तो ये चीजें जो हैं इनकी रही हैं भारतेंदु युग के कवियों में श्रृंगारिकता की भावना जो रही है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारतेंदु युग के कवियों में भक्ति भावना के बारे में। इस युग के कवियों के अगर हम भक्ति भावना की बात करें, तो यहाँ पर जो है यहाँ भक्ति के निर्गुण व सगुण रूप दोनों उपलब्ध थे। इनकी जो भक्ति भावना थी, तो इनमें जो है निर्गुण और सगुण जो है दोनों रूप इसमें उपलब्ध थे। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध था, जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं।
अर्थात यहाँ पर जो है ईश्वर को उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो गया था। प्रताप नारायण मिश्र की एक कविता है कि हम आरत भारत वासन पे अब दीन दयाल दया करिए, ये जो है ये प्रताप नारायण मिश्र की एक कविता है। अब जो है हम बात करते हैं समस्या पूर्ति पर। समस्या पूर्ति की अगर हम बात करें तो इस युग के जो कवि हैं, तो इस युग के कवियों में इस युग में जो है कविता वर्धिनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जहां पर जो है कवियों की गोष्ठियां हुआ करती थी, नए कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था कि आंसू लेखन की इस पद्धति को जो है समस्या पूर्ति कहा गया है, जो इस समय की प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। स्वयं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी वर्धिनी सभा के माध्यम से समस्याओं को प्रोत्साहित करते हैं। स्वयं जो है भारतेंदु द्वारा रचित एक समस्या पूर्ति की एक कविता है, प्यारे तिहारे निहारे अखिया दुखिया मानती। इन्होंने जो है समस्या पूर्ति को लेकर के कई सारे इनके नाटक हैं, तो उनमें जो है इन्होंने उस समय जो समस्याएं थी, उस समय जो रूढ़ियां फैली हुई थी, तो इन कविताओं के माध्यम से जो है ये बातें कहते हैं, ये जो है व्यंग्य करते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं के चित्रण की बात करें तो इस युग का काव्य जो है जनजीवन से जुड़ा हुआ था। अतः इसमें जो है नारी शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, सामाजिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर जो है कविताएं लिखी जाती थी। इन कवियों ने जो है समाज में फैली जो विकृतियां थी, तो उनमें जो है इन्होंने चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की है। प्रताप नारायण मिश्र की एक कविता है, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधावन की, ये जो है ये प्रताप नारायण मिश्र की कविता है सामाजिक समस्याओं के चित्रण को लेकर के। अब हम बात करते हैं भारतेंद्र युगीन साहित्य में जिंदा दिली। अगर हम जिंदा दिली कवियों की बात करें तो मुख्य रूप से तीन जिंदा दिली लोग हैं। पहले तो आपके हो जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और दूसरे कवि जो हैं प्रताप नारायण मिश्र, और तीसरे जो जिंदा दिली कवि हैं वो है प्रेमघन। तीसरे जो जिंदा दिली कवि हैं प्रेमघन। देखिए, जिंदा दिली की अगर हम पहचान की बात करें तो जिंदा दिली की जो पहचान है वो अपने व्यक्तित्व के प्रति सम्मान का भाव और हीनता ग्रंथि की जो है पूर्ण अनुपस्थिति है। जो व्यक्ति ऐसे आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है वह अपनी निजता का आकुंठ जो है संप्रेषण करता है। ये विशेषता जो है वो मध्यकाल के कवियों में कम देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है भक्ति कवि प्रायः ईश्वर के समक्ष अपनी लघुता के बोध को जो है लघुता के बोध से जो है भरे हुए थे। जैसे सूर कहते हैं, सूर की एक कविता है, सूरदास कहते हैं कि मेरी कौन गति ब्रजनाथ, और वही तुलसी कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो। तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो अपने राजाओं को जो है राजाओं और सामंतों के सामने जो है खुद को छोटा समझते थे। और घनानंद जैसे एकाध कवियों की अगर हम बात करें तो ये जो है ये वैयक्तिकता की नजर में थे। वहीं अगर हम इसके जैसे कवियों की अगर हम बात करें तो ये जो है स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति भारतेंदु युग में देखी जाती है, वैसे कहीं और नहीं देखी जाती है। भारतेंदु युग की एक कविता है, भारतेंदु कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, सीधे सो सीधे महाबाके हम बाकिन सो, हरिश्चंद्र नगद दमान अभिमानी के, कहेंगे सबे ही नैन नीर भरी भरी पीछे, प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र की एक कविता है, प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि हम में कुछ अवगुण भी होंगे तो सुनिए। जन्म हमारा फागुन में हुआ है। फागुन जो है वो होली के आसपास का समय जो है फागुन कहलाता है। तो ये कहते हैं कि जन्म हमारा फागुन में हुआ है और होली की पैदाइश प्रसिद्ध है। कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा। ये कौन कहते हैं? ये प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं। हास्य व्यंग की प्रचुरता जो है जिंदा दिली का दूसरा लक्षण जो है माना जाता है। इस युग में जो है हास्य कवियों का जितना प्रयोग हुआ है, हास्य व्यंगों का जो जितना प्रयोग हुआ है वो जो है वो हिंदी साहित्य के, अगर हम किसी और युग की बात करते हैं तो किसी और युग में नहीं देखा जाता है। तो ये जो है ये चीजें रही भारतेंदु युग में। अब हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनके साहित्य के बारे में।
जैसे हमने बात करी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में हुआ था और इन्होंने जो लेखन कार्य किए थे वो 1867 में किए थे। इनकी मृत्यु जो है वो 1885 में हो जाती है, लेकिन इनका इतना प्रभाव रहता है इस युग में कि इनका जो समय है वो आपने देखा होगा कि 1850 से 1900 तक चलता है और इनकी मृत्यु जो है वो 1885 में हो जाती है। इनके जो नाटक हैं तो इन्होंने जो है नाटक लिखे हैं, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, और इनका जो दूसरा नाटक है अंधेर नगरी, जो कि अभी आप वो आपके सिलेबस में है, इसके बारे में जो है पढ़ेंगे, अंधेर नगरी। और तीसरा जो इनका नाटक है नील देवी, देवी। अगला जो इनका नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति विशस्य विस्मोध्यम, ये जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। भारत दुर्दशा में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताया है कि कवि वचन सुधा जो है वो अंग्रेजों ने कवि वचन सुधा का जो है अंग्रेजों ने दमन किया था। ठीक है, तो ये चीजें जो है रही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, ये जो है इनके नाटक रहे हैं। अब हम बात करते हैं कवि भारतेंदु के बारे में। कवि के रूप में भारतेंदु की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर कवि के रूप में भारतेंदु की बात करें तो कवि के रूप में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो भारतेंदु की रचनाओं में प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम मधुकुल, प्रेम तरंग, फूलों का गुच्छा और साथ ही वर्षा विनोद, बिजली वल्लरी आदि प्रमुख हैं। इनमें से जो है भक्ति श्रृंगार, राष्ट्रीयता, हास्य व्यंग के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी किया जाता है। देखिए इस युग के जो कवि हैं इन्होंने भक्ति श्रृंगार और राष्ट्रीयता, हास्य व्यंगों के साथ साथ ही इस युग के जो कवि हैं तो इनमें जो है प्रकृति चित्रण के बारे में भी जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है रही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। और इनकी एक उदाहरण है, इनकी एक जो कविता है, अंग्रेज राज सुख साज सचे सब भारी पैधन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी सब गुर्जन को बुरा बतावे अपनी खिचड़ी आप पकावे भीतर तत्व न झूठी तेजी क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। तो ये जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता है। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं आगे नाटककार के रूप में भारतेंदु के बारे में। नाटककार के रूप में अगर भारतेंदु की बात करें तो भारतेंदु जो है वो श्रेष्ठ नाटककार तथा अभिनेता दोनों हैं। इन्होंने जो है कुल 17 मौलिक एवं अनुदित नाटकों की रचनाएं करी हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में जो है इन्हें समृद्ध, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो नाटक हैं तो उन्हें जो है उन्हें समृद्ध माना गया है। पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कथाकारों के आधार पर जो है इनके जो नाटक हैं तो इनके नाटकों की सृष्टि करके जो है उन्होंने नाट्य साहित्य की अनेक संभावनाओं पर भी जो है इन्होंने ध्यान दिया है। जैसे चंद्रावली, सती प्रथा, सती प्रताप के कथानक जो है पौराणिक हैं। वहीं हम बात करें नील देवी जो है, नील देवी का इतिहास, वो नील देवी जो है वो ऐतिहासिक है। भारत दुर्दशा की बात करें तो ये जो इनका नाटक है वो काल्पनिक है। वहीं अंधेर नगरी, विशस्य विस्मोध्यम और प्रेम योगिनी तथा वैद की हिंसा हिंसा न भवती आदि ये जो नाटक हैं ये इनके प्रहसनों में जो है विभिन्न सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों को जो है ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये रही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक के बारे में। अब भारतेंदु नाटककार के रूप में भारतेंदु के बारे में, जो कि इनके अभी कई सारे जो नाटक हैं, जैसे भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी हो गया, तो ये जो है आपके सिलेबस में के बारे में जो आगे हम बात करेंगे, आगे जो है इनको पढ़ेंगे। इनके जो जैसे भारत दुर्दशा की बात करें तो इनका ये ऐसा नाटक है, इस नाटक के अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय भावना को लेकर के, राष्ट्र की भावना को लेकर के भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई ऐसी कविताएं लिखी हैं, कई इन्होंने जो है कविताओं के माध्यम से व्यंग्य किए हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है आप भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब हम आगे बात करते हैं संपादक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र।
संपादक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है अपनी संपादन कला में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण आयाम जोड़े हैं। इन्होंने बाली बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि जो पत्रकार हैं, तो इनका जो है प्रकाशन करके हिंदी साहित्य के संदेशों को जो है लोगों तक, यानी कि जन जन तक इन्होंने जो है पहुंचाने का काम किया है। और इन्होंने इसके साथ साथ जो है कई चैनलों के माध्यम से, इन्होंने अखबारों के माध्यम से जो है शिक्षा, व्यवसाय, अकाल, महामारी और परतंत्रता की पीड़ा जो है इन्होंने व्यक्त करी है। उद्योग आदि अनेक समस्याओं पर इन्होंने खुले विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने स्वदेशी भावना को पुष्ट करने के लिए अनेक अपीलें भी प्रकाशित करी हैं। ये जो है ये सच कहने या लिखने का साहस करने वाले लोगों में से एक माने जाते हैं। और उनकी जो है जो लोग सच कहते थे, लिखते थे, तो उनके लिए उनको जो है सच कहने या लिखने वाले जो लोग थे, तो उनके साहस को जो है लोगों की प्रशंसा तक इन्होंने बढ़ाया, उनकी जो है इन्होंने प्रशंसा करी। ये चीज़ें जो है ये संपादक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हमने बात करी। अब हम देखते हैं निबंधकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र। निबंधकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है निबंध कला को भी विकसित किया है। भारतेंदु ने जो है विविध विषयों पर निबंध लिखकर हिंदी गद्य की इस विधा को स्वयं तो सशक्त बनाए ही हैं, साथ ही अन्य लेखक जैसे हम आगे बात करेंगे भारतेंदु मंडल के बारे में हम बात करेंगे, तो इस युग के जो कवि थे, इनके साथ साथ जो कवि थे, तो इनका एक पूरा मंडल है, इनका एक जो ग्रुप है, तो इनने तो जो कविताएं हैं लिखी ही हैं मतलब इन्होंने इस विधा में जो ये स्वयं तो लिखे ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो लेखक थे, जो कवि थे, तो इनका जो एक पूरा ग्रुप था, तो इन्होंने भी जो है कई कविताएं ऐसे लिखी हैं जिनको जो है जिनके माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करना और लोगों को जो है सशक्त करना, तो इन सारी चीजों के बारे में जो है लिखी। अब हम आगे बात करते हैं भाषा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषा के युग में क्या योगदान रहा है, फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे भारतेंदु मंडल के बारे में। भाषा के क्षेत्र में इनके योगदान की बात करें तो भाषा के क्षेत्र में जो है भारतेंदु ने सराहनीय कार्य किए हैं। भारतेंदु ने पद्य में ब्रज भाषा और गद्य में जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जैसा कि अभी हमने जो इनकी भाषाईगत विशेषताएं थी उसके बारे में हमने बात करी थी कि एक तरफ जो है वो पद्य में जो है ब्रज भाषा को लेकर के जो है कविताएं बात चल रही थी, और दूसरी तरफ जो है इनके जो गद्य लिखे गए हैं तो वो जो है वो खड़ी बोली में प्रयोग किए गए हैं, खड़ी बोली में जो है लिखे। तो इनकी जो है हमने भाषाईगत विशेषताओं के बारे में बात करी थी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इन्होंने जो है पद्य में ब्रज तथा गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वास्तविक आधुनिक हिंदी साहित्य में जो है खड़ी बोली की प्रतिष्ठा इन्हीं के द्वारा जो है की गई है। तो ये चीजें जो है इनके रही हैं भाषा के क्षेत्र में इनका जो है योगदान रहा है। अब जो है हम आगे बात करते हैं उपन्यास के क्षेत्र में इनका क्या योगदान। उपन्यास के क्षेत्र में अगर हम इनके योगदान की बात करें तो उपन्यास विधा का विकास भी भारतेंदु युग से ही किया गया है। भारतेंदु मंडल के एक प्रमुख रचनाकार हैं जिनका नाम है श्रीनिवास दास। तो इन्होंने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं। भारतेंदु ने एक उपन्यास जो है कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो है लिखने का प्रयास भी इन्होंने किया है। ये जो है ये महत्वपूर्ण, अगर हम कवियों की बात करें तो ये जो है एक महत्वपूर्ण कवि हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भारतेंदु मंडल के बारे में, जो इनका मतलब पूरा एक मंडल है। जैसे हम 6-7 कवियों के बारे में इनके अंतर्गत बात करें, भारतेंदु मंडल की अगर हम बात करें तो भारतेंदु ने जो है अपने स्वयं तो इन्होंने विभिन्न विधाओं की, विभिन्न रचनाओं की, इन्होंने नाटकों की रचना तो करी ही है, लेकिन इन्होंने अपने आकर्षण व्यक्तित्व से तत्कालीन यानी कि उस समय के जो इनके मित्र थे, उस समय के जो कवि थे, तो इन्होंने जो है अपने तत्कालीन मित्रों को जो है प्रचुर साहित्य भी
इन्होंने साहित्य का सृजन करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। इस समूह को जो है भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें से अगर हम शामिल साहित्यकारों की बात करें, तो जैसे हमने बात करी थी प्रताप नारायण मिश्र की, जो है हमने कई कविताओं के बारे में बात करी। तो प्रताप नारायण मिश्र और इनके ग्रुप में जो है शामिल हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधा गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और अंबिका दत्त व्यास। ये जो है ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख जो हैं रचनाकार हैं, प्रमुख। अब जो है हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट व उनका साहित्य के बारे में। बालकृष्ण भट्ट और इनके साहित्य की अगर हम बात करें, तो इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप के संस्थापक माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो हैं ये माने जाते हैं। भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को ये जोड़ने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतेंदु युग को और जो है साथ ही द्विवेदी युग को इन्होंने जोड़ा है। इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, पुस्तक समीक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में जो है इन्होंने इनका योगदान रहा है। इनकी जो प्रतिभा है वो मुख्य रूप से इन्होंने जो ये उपन्यास, नाटक, पत्रकारिता, पुस्तक समीक्षा आदि ये जो इन्होंने नाटक किए, इन्होंने ये जो सारी कविताएं करी हैं, तो इनमें से इनका जो मुख्य रूप से योगदान रहा है वो निबंधों में रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं रही हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। अब हम देखते हैं अगले जो कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम बात करें, तो इन्होंने जो है प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया था। ब्राह्मण नामक इन्होंने पत्र का, या फिर हम कह सकते हैं कि अखबार का इन्होंने संपादन किया था। इसके अगर हम प्रकाशन की बात करते हैं, जो प्रकाशन है वो 1883 में किया गया था। ठीक है, और ये जो है ये जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो ये भारतेंदु मंडल के अत्यंत विनोदी तथा जिंदा दिली कवि एवं लेखक हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है रही हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं भारतेंदु मंडल के अन्य सदस्यों के बारे में। भारतेंदु मंडल के अंतर्गत अन्य जो कवि आते हैं, तो अब पहला है लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा है। ये जो है ये उपदेशात्मक उपन्यास है। ये जो पहला उपन्यास है हिंदी का परीक्षा गुरु, तो ये उपन्यास जो है ये उपदेशात्मक उपन्यास है, जिनमें से आत्म व्यक्ति की आय और उसके खर्च से जुड़ी जो लौकिक समस्याएं हैं, तो जो है इनका चित्रण किया गया है। जो कि ये परीक्षा गुरु जो ये उपन्यास है, इसके बारे में जो है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है रही हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की बात करें, तो इन्होंने जो है आनंद कादम्बरी तथा नागरी नीरद पत्रों का जो है इन्होंने संपादन किया है। इनके माध्यम से जो है समालोचना का आरंभ किया गया है। नाट्य लेखन में इनकी रुचि रही है। इन्होंने लोकगीत लिखे हैं जिनमें कजली छंद प्रयोग किया गया है, जैसे पूजा करत देर लो, बनत वैष्णव भारी, पढ़ रामायण रोवत है पै अति व्यभिचारी। तो इन्होंने जो है कजली और छंद के माध्यम से जो है कविताएं लिखी। अब हम आगे बात करते हैं अगले भारतेंदु मंडल के कवि हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी की बात करें, तो इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं वो 36 ग्रंथ जो हैं लिखे गए हैं। 36 ग्रंथों का जो है पता चलता है, जिसमें से जो है भ्रमर गीत, विधवा विलाप, लावनी आदि जो है प्रमुख है। इनकी एक जो कविता है, मैं हाय हाय दय ध्याय ध्याय पुकारो कोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। ठीक है, तो ये चीजें जो है इसमें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले जो कवि हैं भारतेंदु मंडल के राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास की बात करें, तो इनकी जो 12 रचनाएं हैं, कि जो है मुख्य रूप से 12 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो विनय मैकडोनल्ड, पुष्पांजलि, भारत 12 मासा आदि ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी ईश्वर भक्ति देश में समाहित थी। ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। एक इनका जो है एक इनकी कविता है, प्रभु हो पुनि भूतल अवतारिये, अपने या प्यारे भारत को पुनि दुख दरिद्र है। ठीक है, तो ये इनकी जो है राधा कृष्ण दास की कविता है।
इन्होंने कुल 12 रचनाएँ, इनकी जो 12 रचनाएँ इनकी उपलब्ध हैं, ठीक है? तो यह चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं तक रखते हैं, अब आगे मिलते हैं आपको अगले सेशन में, और अगली जो हमारी क्लास होगी, वो द्विवेदी युग पर होगी। यानी कि आधुनिक युग का, आधुनिक काल का जो दूसरा चरण है द्विवेदी युग, उसके बारे में जो है हम अगले सेशन में बात करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक जो है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सभी को बाय बाय, थैंक यू।